वेलकम डियर ऑकर्ड, स्वागत है आपका स्ट्रेन के 8वें पार्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक होस्ट अपने साथ लाए गए 20 लोगों को एक नाव से रेड हुक ले जाना चाहता है। अब इसके लिए वो नाव वाले को बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि नाव वाला वहां जाने के लिए मना कर रहा था। अब इतने सारे पैसे देकर नाव वाला हाँ कर देता है। इसके बाद एक होस्ट कैली के पास जाता है जो कि जैक को अपने साथ न लाने की वजह से बहुत ही दुखी है। कैली को लगता है कि जैक अब नोरा को बहुत पसंद करने लगा है और वो कैली की जगह नोरा को अपनी माँ मानता है। लेकिन एक होस्ट उसको समझाता है कि जैक हमेशा उसका ही रहेगा और इसके बाद वो कैली से रेड हुक पर हमला करने की तैयारी करने को बोलता है। इस सब के दौरान वेस्ली के घर पर दिखाते हैं स्टार्कन बड़ा ही चिंतित है कि कैली वहां आ चुकी है और इस वजह से मास्टर उनको आसानी से ढूंढ लेगा। फिर नोरा सुझाव देती है कि उनको फेराल्डो के साथ हाथ मिलाना चाहिए क्योंकि फेराल्डो और उसके लोगों के पास बहुत सारे हथियार हैं और ये स्टार्कन और उसके साथियों के लिए बहुत काम आ सकता है। इसके बाद वेस्ली डच के घर जाता है जहां पिछले कुछ दिनों से डच अपनी फ्रेंड निकी के साथ रह रही है। फिर वेस्ली नोरा का प्लान डच को बताता है लेकिन डच अभी निकी को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो फेराल्डो और मेयर एक मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर फेराल्डो सुरक्षा को ब्रुकलिन तक फैलाने वाले प्लान के बारे में मेयर को समझा रही होती है। अब मेयर फेराल्डो से अपनी योजना को पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ाने को बोलता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। लेकिन फेराल्डो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती और इसके दौरान वहाँ पर एफ्रेम, जैक और स्टार्कन किसी तरह से अंदर आ जाते हैं। वो फेराल्डो को बताते हैं कि वैम्पायर पहले ही रेड हुक में घुस चुके हैं और उनको लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन तभी उन तीनों को पुलिस अपने साथ बाहर लेके जाती है। अब उसी रात एक होस्ट कैली और कुछ वैम्पायर्स को लेकर रेड हुक पहुंच जाता है। वैसे तो एक होस्ट नाव के ड्राइवर को बहुत सारे पैसे देने वाला था लेकिन पैसे देने की जगह वो कैली को कहता है कि इसको भी वैम्पायर में बदल दो। अब इस सब के दौरान स्टार्कन और एफ्रम तय करते हैं कि वेस्ली और नोरा के आने तक वो फेराल्डो के ऑफिस के बाहर इंतजार करने वाले हैं। तभी अचानक से एक होस्ट और उसके साथी रेड हुक में बिजली विभाग के लोगों को मार देते हैं और वो इसके बाद सारी जगह की बिजली भी काट देते हैं जिसकी वजह से वहां पर लोगों को बचाने वाली यूवी लाइट भी बंद हो जाती है। अब स्टार्कन बताता है कि पुलिस की ताकत की जांच करने के लिए कुछ वैम्पायर्स का समूह वहां आ सकता है और हो सकता है कि इसके बाद वो अपने सभी वैम्पायर्स को शहर पर हमला करने के लिए भी भेज दे। फेराल्डो स्टार्कन की बात को मानते हुए अपने लोगों को जंग के लिए तैयार करने लगती है। अब इसके दौरान एफ्रम, नोरा, वेस्ली और जैक यूवी लाइट्स को दोबारा शुरू करने के लिए बिजली घर जाते हैं लेकिन स्टार्कन अपने घर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि एक होस्ट उसका पीछा करते वहां पर जरूर आएगा। अब डच और निकी बाहर से आने वाली आवाजें सुनकर जाग जाते हैं। जब डच को लगता है कि बाहर कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है तो वो बेड से निकलकर लड़ाई में शामिल होने का तय करती है। फिर बाहर जाने से पहले वो निकी को एक चांदी का खंजर देती है और उसको घर पर रहने के लिए बोलती है। अब कुछ वैम्पायर्स को मारने के बाद फेराल्डो को पता लगता है कि सैकड़ों वैम्पायर्स दोबारा हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब जैसा कि फेराल्डो के पास लड़ने के लिए सैनिक कम है, वो गलियों में घूमती हुई शहर के अमीर लोगों को भाषण दे रही होती है और सभी को हौसला देती हुई कहती है कि वो सभी वैम्पायर्स का डटकर सामना कर सकते हैं। फिर वो लोगों से कहती है कि हमारी मदद करो। फिर फेराल्डो की बातें सुनकर लोगों का हौसला बढ़ जाता है और वो जंग में उसका साथ देने लगते हैं। अब इसी के दौरान बिजली घर में दिखाते हैं तो एफ्रम और उसके साथ ही कुछ वैम्पायर्स को मारते हैं और तभी उनको वाला कमरा मिल जाता है जहां से बिजली कंट्रोल होती है। इस सब के दौरान एक वैम्पायर जैक को पहचान लेता है। अब जैसा कि कैली भी बाकी वैम्पायर्स की आंखों से देख सकती है तो उसको जैक के बारे में पता लग जाता है और जब वेस्ली और नोरा बिजली को वापस लाने में लगे हुए होते हैं तो एफ्रम उनको जैक का ध्यान रखने को बोलता है और खुद एक होस्ट लड़ने में स्टार्कन की मदद करने के लिए चला जाता है। फिर इस सब के दौरान कुछ वैम्पायर शहर में घुस जाते हैं और आम इंसानों से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब सभी आम नागरिक पूरी हिम्मत के साथ वैम्पायर्स का सामना कर रहे होते हैं। फिर लड़ाई के दौरान डच काफी वैम्पायर्स को मार देती है और अब कुछ समय बाद उस पर एक वैम्पायर हमला करने वाला होता है कि तभी वहां पर निकी आकर उसको बचा लेती है। अब इससे पहले कि ज्यादा लोगों की जान जाती, नोरा और वेस्ली बिजली को वापस ला लेते हैं और बिजली आने से सभी जगह यूवी लाइट्स फैल जाती है और सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। इसके साथ ही रेड हुक की जंग कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है और तभी बिजली घर के बाहर अचानक कैली आ जाती है। अब सबसे पहले जैक उसको देखता है और देखते ही डर से नोरा के पास चला जाता है। नोरा और वेस्ली दोनों मिलकर जैक को बचा रहे होते हैं। तभी वेस्ली कैली के पीछे चला जाता है और उनके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। फिर इसके दौरान नोरा और जैक बिजली घर से भाग जाते हैं। अब कैली वेस्ली पर पीछे से हमला करती है लेकिन फिर भी वेस्ली एक लोहे की डंडी से उसका गला दबाने लगता है और तभी अचानक कैली के शरीर से कुछ कीड़े वेस्ली के ऊपर गिरने लगते हैं लेकिन वेस्ली जल्दी से हाथों को झटका देकर सारे कीड़ों को हटा देता है। अब जैसे ही लगता है कि कैली वेस्ली को हराने वाली है तभी वहां पुलिस आकर कैली पर गोली चलाती है लेकिन कैली वहां से फटाफट भाग भी जाती है। अब इस सब के दौरान स्टार्कन को ढूंढते हुए एक होस्ट वेस्ली के घर पहुंचता है और बिजली के आते ही एक होस्ट बहुत ही भड़क जाता है। स्टार्कन घर के बाहर तलवार ले खड़ा है और एक होस्ट को बाहर आकर लड़ने की चुनौती दे रहा होता है।
फिर इकॉस्ट को महसूस होता है कि वहीं पास वाली बिल्डिंग में एफ्रम उस पर चुपके से गोली चलाने वाला है और इसीलिए वो एफ्रम के पीछे जाता है। अब एफ्रम उसको मिल जाता है और वो एफ्रम को कैली के बारे में बात करके उसको चिढ़ाता है। अब इस सब के दौरान एफ्रम बहुत सारे बड़े डब्बों के पीछे छुप जाता है। वैसे तो एफ्रम कमरे से भाग जाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म होने की वजह से वो अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लगता है कि इकॉस्ट अब एफ्रम को भी वैम्पायर में बदल देगा, लेकिन तभी वहां स्टार्किन आ जाता है और सही समय पर इकॉस्ट पर गोलियों से हमला कर देता है और इससे इकॉस्ट घायल हो जाता है और लड़ाई छोड़कर भाग जाता है। फिर अगली सुबह रेड हुक के लोग अपनी जीत का जश्न एक दूसरे को गले लगाकर मना रहे होते हैं। वेस्ली, नोरा, जैक अपने साथियों डच और निकी से मिलते हैं और एक दूसरे पर गर्व करते हैं। तभी वहां पर एफ्रम और स्टार्किन भी आ जाते हैं और सभी मिलकर कुछ देर के लिए जीत का जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद फ्राल्डो उनकी जीत के लिए भाषण देती है और सभी को हौसला दिखाने के लिए शाबाशी देती है। वो बोलती है कि सभी लोगों का साथ ही उनको जीत दिला पाया है। अब अगले सीन में पैलमर को मारने के लिए डच और एफ्रम साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो डच की तकनीक का इस्तेमाल करके स्टोनर कंपनी के पास वाली बिल्डिंग से पैलमर पर नजर रखने वाले होते हैं और डच ने एक ऐसी चीज बनाई होती है जो लेजर की मदद से खिड़कियों पर होने वाली कंपन को पकड़कर अंदर होने वाली बातों का पता लगा सकती है। और इस सब के दौरान फ्राल्डो पश्चिम के रहने वाले अमीर लोगों से मिलती है। वो बताती है कि वो और उसकी टीम पश्चिम में ज्यादा सुरक्षा के साथ आने वाली है और ये बात सुनकर सभी तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं होता, क्योंकि जब वो बताती है कि सुरक्षा पाने के लिए लोगों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा एसएसआई को टैक्स के तौर पर देना होगा। फिर वो उनके सामने रेड हुक के लोगों का उदाहरण रखती है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पुलिस की मदद की है। वो बोलती है कि जैसा कि रेड हुक के लोगों ने अपने खून को दांव पर लगाया है, वैसे ही पश्चिम के लोगों को अपने पैसे लगाने होंगे। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो स्टार्किन, नोरा और वेस्ली ओकिडो लुमेन को ढूंढने के लिए शहर में फोनेस्को के घर जाते हैं। अब स्टार्किन बताता है कि जो भी उस किताब को पढ़ता है उसकी जिंदगी में साया छा जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। नोरा और वेस्ली ये बात सुनकर थोड़े डर जाते हैं। इसके बाद वो फोनेस्को को ढूंढते हुए अलग अलग घरों में जा रहे होते हैं। वो एक घर में जाते हैं जो वैम्पायर से भरा हुआ है। वो उस घर में सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं और फिर उनको पता लगता है कि वो फोनेस्को का घर नहीं है। फिर अगले जिस घर में वो जाते हैं वहाँ नीचे किताबों की एक दुकान है और इसीलिए उनको लगता है कि यही फोनेस्को का घर हो सकता है। अब वो घर खाली होता है और तीनों जल्दी से ओकिडो लुमेन को ढूंढने लगते हैं जो कि चांदी के कवर से ढकी हुई है। अब उसी दिन दिखाते हैं तो पैलमर कोको के घर जाता है। वो वहाँ किसी सुरक्षा के बिना सभी सीढ़ियों पर चढ़कर तीसरी मंजिल तक कोको से माफी मांगने आया है। वो कोको को बताता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है और साथ ही बोलता है कि वो इतने सालों तक अकेला रहा और अब वो कोको को खोना नहीं चाहता। और ये बात सुनकर कोको और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पैलमर अपनी बीमारी को सामने रखकर माफी पाना चाहता है। लेकिन फिर भी कोको उसको दूसरा मौका देती है और वापस पैलमर के पास चली जाती है। अब इस सब के दौरान एफ्रम और डच अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ ही उनके बीच चल रही गड़बड़ के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डच की लगाई गई मशीन से उनको पैलमर और कोको के आने का पता लग जाता है और पैलमर और कोको के आने के साथ ही उनके ऑफिस में मेयर आता है। मेयर चाहता है कि पैलमर फ्राल्डो से मिले और पश्चिम में रहने वाले लोगों पर टैक्स न लगाने की बात करे। अब पैलमर इस बात के लिए मान जाता है और फ्राल्डो से मिलने का समय और जगह को बताता है। अब इससे डच और एफ्रम को जगह का पता लग जाता है जहां से वो पैलमर पर आराम से गोली चला सकते हैं और फिर वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो स्नाइपर लगाकर पैलमर पर गोली मारने वाले हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो जनता फ्राल्डो पर बहुत ही गुस्सा है और उससे सवाल कर रहे हैं। वो फ्राल्डो के लगाए गए टैक्स को नहीं देना चाहते क्योंकि उनको वो टैक्स गलत और गैर कानूनी लग रहा है। अब इस सबके दौरान वहाँ पैलमर और कोको भी आ जाते हैं। यहाँ एफ्रम अपनी जगह पर छुपकर पैलमर को एक ही बारी में मारना चाहता है। अब घबराया हुआ एफ्रम आखिरकार गोली चला ही देता है और ऐसा होते ही पैलमर की सुरक्षा करने वाले लोग उसको जमीन पर लिटा देते हैं और तभी एफ्रम और डच ग्लास पर गिरा हुआ बहुत सारा खून देखते हैं और इसलिए उनको लगता है कि उन्होंने पैलमर को मार दिया है और वो वहां से भाग भी जाते हैं। लेकिन पता लगता है कि पैलमर की जगह कोको को गोली लग गई है और वो जमीन पर बिना होश के पड़ी हुई है। अब डच और एफ्रम वहां से निकल पाते हैं और जल्दी उनको पकड़ भी लिया जाता है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। फिर अगले सीन में नोरा, स्टार्किन और वेस्ली अभी भी किताबों वाली दुकान के ऊपर वाले घर में ओकिडो लुमेन को ढूंढ रहे हैं और उनको पैलमर के ऊपर हुए हमले के बारे में खबर मिलती है और साथ ही पता लगता है कि पुलिस ने एक औरत और एक आदमी को इसके लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। और तब वेस्ली पैलमर को मारने के लिए एफ्रम के बनाए गए प्लान के बारे में उनको बताता है। अब स्टार्किन खुश है कि उन्होंने ये काम किया, लेकिन नोरा इस बात को सुनकर बहुत ही गुस्से में है और तब स्टार्किन नोरा और वेस्ली से ओकिडो लुमेन को ढूंढना जारी रखने को बोलता है क्योंकि अभी सबसे जरूरी किताब को ढूंढना है। हालांकि नोरा और वेस्ली स्टार्किन को अकेले छोड़कर पुलिस स्टेशन में एफ्रम और डच को बचाने जाते हैं। अब दूसरी तरफ स्टोनर कंपनी में कोको के इलाज के दौरान वहां इकॉस्ट आ जाता है और कोको की जान को खतरे में डालने के लिए पैलमर को ताना मारता है।
अब दुख और गुस्से से भरा हुआ पैलमर मास्टर को वहां लाकर कोको की जान बचाने की बात बोलता है, लेकिन एक होस्ट उसको याद दिलाता है कि वहां आना सिर्फ मास्टर की मर्जी है और साथ ही बोलता है कि लोगों की जान बचाना मास्टर का मिशन नहीं है। और फिर कुछ समय बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि कोको पहले से ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी बेहोशी से जाग भी जाती तो भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डच और एफ्रम को एक जगह पर बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन अचानक डच को वहां से ले जाया जाता है और वहां के सभी पुलिस वाले कमरे से बाहर चले जाते हैं और वहां पर पैलमर आ जाता है। और यहाँ पैलमर को जिंदा देखकर एफ्रम बहुत ही हैरान रह जाता है कि ये तो मर गया था। और फिर पैलमर कोको की ऐसी हालत के लिए एफ्रम को जिम्मेदार मानता है और ये बात सुनकर एफ्रम कोको के साथ जो हुआ उसके लिए अपना दुख और शर्मिंदगी दिखाता है, लेकिन वो पैलमर को जान से अभी भी मारना चाहता है। अब पैलमर बोलता है कि जल्दी सारी दुनिया में वैम्पायर्स भर जाएंगे, इसीलिए एफ्रम और उसके साथियों को बीच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वो साथी बोलता है कि वो मास्टर का साथी है और ये बात सुनकर एफ्रम उस पर हंसने लगता है। और फिर एफ्रम उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि मास्टर के पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके लिए वो अपनी चीजें पैलमर के साथ बांटेगा। फिर शाम को दिखाते हैं तो मास्टर स्टोनट कंपनी में आता है और अपने सफेद खून की कुछ बूंदें कोको के मुंह में डालता है। अब कुछ देर बाद कोको जाग जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जागते ही मास्टर को देखकर वो डर जाती है, लेकिन मास्टर पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। अब मास्टर के जाने के बाद कोको पैलमर से सवाल करती है, जिसके जवाब में पैलमर बताता है कि वो मास्टर के साथ काम करता है और उसी का साथी है। वो कोको को बताता है कि मास्टर ने ही उसकी जान बचाई है और इसको कहते हुए पैलमर की आंखें खुशी से आंसू से भर जाती हैं। और वहीं सच पता लगने के बाद कोको बहुत ही डर जाती है कि मास्टर ने मुझको बचाया। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पुलिस स्टेशन में वैम्पायर्स आकर लगभग सभी लोगों को मार देते हैं। अब जैसा कि एफ्रम को अंदर बंद करके रखा हुआ है और उस पर जल्दी हमला होने वाला होता है, तभी वहां पर नोरा और वेस्ली आकर सभी वैम्पायर्स को मार डालते हैं और एफ्रम को वहां से आराम से निकाल लेते हैं। अब जैसा कि डच वहां नहीं है, वो एक पुलिस वाले से डच के बारे में पूछते हैं तो पुलिस वाला बताता है कि डच को मेफील्ड होटल में ले जाया गया है। अब स्टार्कन को दिखाया जाता है जो किताबों वाली दुकान के ऊपर बने घर पर अभी भी ओकिडो लोमैन को ढूंढ रहा है। तभी वहां पर एक वैम्पायर आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन स्टार्कन उसको आसानी से मार देता है। फिर स्टार्कन पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं वो वैम्पायर पहले फोनेस्को तो नहीं था। अब जैसा कि उस वैम्पायर की कान फोनेस्को की तरह जला हुआ नहीं है, तो स्टार्कन समझ जाता है कि वो गलत घर में किताब को ढूंढ रहा है। अब स्टार्कन आखिर के बचे घर में जाता है और वो घर फोनेस्को का ही होता है। अब स्टार्कन को किताब जमीन में बनाई गई एक अजीब जगह में मिलती है और वो किताब के कुछ पन्नों को देखता है और तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद वो स्टार्कन से किताब ले लेता है। अब डच को दिखाया जाता है जिसको गले में चेन से बांधकर एक हॉस्ट के पास रखा गया है। एक हॉस्ट चेन को आराम से खींच रहा होता है और डच को अपने पास ला रहा होता है। डच अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाजें कमरे के सफेद मोटी दीवारों में दबी रह जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, क्या स्टार्कन को एक हॉस्ट के ही किसी आदमी ने मारा है और क्या डच को बचाने के लिए उसके साथी समय पर पहुंच जाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन झट से मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।